Okay, friends, so once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a mechanical property of solids, and in fact, we had completed this chapter with respect to theory and numerical point of view. And today we are going to discuss some MCQs portion. And after completion of MCQ, we'll start a 10th chapter as well. So without wasting time, let's start to solve the MCQ of this chapter. Okay. So are you able to see the MCQs in your mobile screen? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then let's start. So MCQ number 1, a wire is stretched to double its length. Which of the following statements or statement is full in this context? तो फ्रेंड्स वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ हमने डबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच इज फॉल्स। देखो, आप कोई भी वायर को अगर स्ट्रेच करते हो ना, तो उसका इंटर एटमिक इंटर मोलिकुलर जो डिस्टेंस है ना, वो थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होता है। तो उसका वॉल्यूम जो होता है ना, वो थोड़ा इंक्रीज होता है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो बराबर चीज है, बहुत ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बट स्लाइटली इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। वॉल्यूम इज डेफिनेटली स्लाइटली इज गोइंग टू बी, तो ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपने लेंथ को डबल किया है तो व्हाट विल बी द न्यू लेंथ ऑफ द वायर? 2L. कैन आई से इट इज अ 2L? 2L, yes, sir. So change in length is equals to L dash final length minus original length. So can I say it is a 2L minus L? So can I say change in length will be exactly equals to the L? Am I right, friends? Yes, sir. तो फिर इसका मतलब ये होगा कि तो फिर डेल्टा L अपॉन L क्या हो जाएगा भैया? 1. तो डेल्टा L by L is a longitudinal strain. So longitudinal strain 1 हो जाएगा. तो second statement is also true because longitudinal strain becomes 1. अब आपको ये पता होगा कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है भैया? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट इज अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वेरी गुड, कौन बोला? एथ पार्टी वाला। तो हेत ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ना वो 1 है, तो डिनोमिनेटर बिकम्स 1. सो कैन आई से यंग्स मॉडुलस एग्जैक्टली इक्वल्स टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा ये, बिकॉज उसका जो स्ट्रेन है ना, यस सर। तो जो थर्ड जो है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, तो वो भी करेक्ट है। मोर प्रिसाइजली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ वन होगा वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? Also. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइन। चलो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखो, चाहे कोई भी मॉड्यूलस हो, चाहे यंग्स मॉड्यूलस हो, चाहे बल्क मॉड्यूलस हो, या चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो, फॉर ऑल द मॉड्यूलाई, फॉर ऑल द मॉड्यूलाई, the dimensional formula is equivalent to the dimensional formula of the प्रेशर। pressure. So for all the modulus, the dimension is equals to dimensional of pressure. तो फिर प्रेशर का जो है वही सबका हो। बी ऑप्शन। तो फाइनली चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस हो, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस हो, या चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, तो सबका एक ही होगा, दैट इज अ प्रेशर m1 l-1 t-2। आया बात समझ में फ्रेंड्स?
Yes, sir. Okay. Chalo. When more than 20 kg mass is tied to the end of the wire, then it breaks. So what is the maximum mass that you can tie on the end of the wire with the same material but half of the radius? देखो कोई वायर है, उसके एंड पे आपने एक मटेरियल मतलब 20 केजी मास सस्पेंड किया है। जैसे ही 20 से ज्यादा होगा तो वायर ब्रेक हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है ना, अगर आपका जो स्ट्रेस आपने प्रोवाइड किया है, जो आपने लोड लगाया है, वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा तो वायर ब्रेक हो जाएगा। बट एक चीज आपको याद रखना है, फॉर गिवन मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है ना, इज फिक्स्ड। मतलब अगर चाहे आपके पास कॉपर का वायर है, तो चाहे वो लंबा है या छोटा है, थिक है या थिन है, बट उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? अ स्ट्रेस बाय विच इट कैन ब्रेक। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि भाई उसको अलग से डिफाइन कर लेते हैं, चलो तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का जो मतलब है ना, वो ये है, स्ट्रेस फॉर विच मटेरियल और वायर can break, that is called the breaking strength. For the given material it is a fixed। तो वो स्ट्रेस जो होता है ना ब्रेक करने के लिए, वो फिक्स्ड होता है। मतलब Sir, कोई भी टाइप का वायर है, चाहे वो छोटा है, लंबा है, बड़ा है, बट वो उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। अब आपको पता है कि सिग्मा जो होता है ना स्ट्रेस, वो आपको पता है कि भाई F/A कह सकते हो। यहाँ पे वो ठीक होगा तो ज्यादा नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? अगर वो ठीक होगा तो ज्यादा नहीं होगा फिर? हाँ, वो लोड ज्यादा कैरी कर पाएगा, बट उसका जो स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब जो स्ट्रेस फॉर विच इट कैन ब्रेक, इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। वो ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज अ स्ट्रेस फॉर विच द वायर कैन ब्रेक। वो स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। जैसे कॉपर के लिए मुझे पता नहीं, बट ऑलमोस्ट उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना, वो 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 210⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो फिक्स्ड है उसका वैल्यू, चाहे वो कॉपर का किसी भी टाइप का वायर हो। फिर वो सिग्मा का वैल्यू फिक्स रहता है। हाँ, बट जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो अलग चीज है, वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस। लोड कैरिंग कैपेसिटी, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। जैसे सपोज कि हम लोड लगा रहे हैं, तो F इज इक्वल टू मुझे माजी लिखना चाहिए, एंड यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर। कोई भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप m को सब जगह इक्वेशन बनाते हो, तो मास दैट कैन बी सबस्टेंडेड, उसको अगर सब्जेक्ट इक्वेशन बनाओ, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। Yes, तो फॉर द गिवन मटेरियल आपको sir. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना, वो फिक्स्ड है, ये सिग्मा फिक्स्ड है फॉर द गिवन मटेरियल। पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट थिंग, जी तो वैसे भी कांस्टेंट है 9.8। तो द लोड यू कैन अटैच विद द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको मिला कि कोई भी अगर वायर है, तो उसके द्वारा आप कितना लोड अटैच कर पाओगे, कितना मास उसके द्वारा अटैच कर पाओगे। सो दैट इज डिपेंड ऑन द डायमेंशनल्स, दैट इज डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस दैट यू आर जस्ट टेलिंग मी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। जो होता है सिग्मा, जो होता है ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो कांस्टेंट सिग्मा फॉर द गिवन वायर, वो फिक्स्ड होता है। बट जो मास आप अटैच कर पाओगे, वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट। जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितना वायर ज्यादा थिक होगा, आप उतना ज्यादा उसके ऊपर मास वहां पे सब्सटेंड कर सकते हो। तो m प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के ऊपर से ये आपको, ये अभी इसमें से आपको ये सीखना था कि फॉर द गिवन मटेरियल, तो यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट जनरेट किया। शॉर्टकट हमें ये मिला
कि for the given material, the mass that can be suspended, the mass that can be loaded for a given material wire, the mass that can be loaded with is directly proportional to r square. तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर पाएंगे कि m डैश अपॉन m इज इक्वल्स टू r डैश अपॉन r द होल स्क्वायर। कैन आई से दिस? तो यहाँ पे जो न्यूअर रेडियस है, न्यूअर रेडियस वो हाफ है, तो r डैश इज इक्वल्स टू r/2 अपॉन r द होल स्क्वायर। तो r गेट कैंसल्ड, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो m डैश जो है ना वो m/4 हो जाएगा। तो पहले कितना मास हम सस्पेंड कर पा रहे थे? तो बोले पहले 20 था, तो अब कितना कर पाएंगे? 5. सर वैसे तो ये आंसर वैसे पता ये ही था ना, पूरा 5 kg आएगा। क्या बोल रहे हो? हमको पहले से आंसर पता ही था 5 kg हाँ, आएगा, मैं वही क्योंकि बता रहा more हूँ। than। वैसे ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको देख के ही आप आंसर लिख सकते हो कि भाई अगर रेडियस आपका हाफ हो रहा है, तो रेडियस यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आपका मास जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 20/4 मतलब 5 आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। आपको ये सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है। सर वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एक ही आंसर है जो 20 kg लेस है। अब बट मान लो कि 5 kg। सारे ऑप्शन है, वो तो ठीक है, वो तो हमारे नसीब की बात है यहाँ पे, वो तो हमारा यहाँ पे फॉर्चुनेट है, बट इट मे पॉसिबल दैट देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट व्हिच इज लेस देन 20. ओके, यस सर। लेट्स मूव फर्दर. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4. A length of the metallic rod of a mass m and cross sectional area a is l. लेंथ उसका l है. Mass capital M suspended at the lower end of this rod vertically. Stress at the cross section situated 3l/4 distance from the lower end. लोअर एंड से 3l/4 डिस्टेंस पे आपको स्ट्रेस फाइंड करना है. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या पूछने की वो ट्राई कर रहे हैं. तो ये जो है ना वो सीलिंग है, और उसके साथ हमने क्या किया है, एक वायर को वहां से सस्पेंड किया, हैंग किया है. वायर का खुद का जो मास है ना वो स्मॉल m है, और उसके साथ मैंने है ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैपिटल M मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने उसके साथ कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच किया है, कैपिटल M. और मुझे क्या फाइंड करना है? वांट्स टू फाइंड द स्ट्रेस एट विच पॉइंट? एट द पॉइंट सिचुएटेड 3l/4 डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड. तो लोअर एंड से 3l/4 मतलब यहाँ पे लोअर एंड से 3l/4. तो ये जो पॉइंट है ना वहां पे मुझे स्ट्रेस फाइंड करना है. तो मुझे सोच के बताओ कि ये जो पॉइंट है उसको कौन कौन स्ट्रेच करने का ट्राई करेगा. तो उसके नीचे क्या है? तो उसके नीचे एक ये है और ये एक ये है. तो उसको कौन कौन स्ट्रेच करेगा भैया? तो बोले इसका मास जो है ना वो मैं m1 अज्यूम कर लेता हूँ, और इसका मास जो है ना वो m2 अज्यूम कर लेता हूँ. तो आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है भैया? तो बोले फोर्स अपॉन एरिया. अब यहाँ पे कौन सा जो फोर्स है जो इसको ये पॉइंट को एलोंगेट करने की ट्राई कर रहा है? कौन सा फोर्स है जो इस पॉइंट को लग रहा है, इस पॉइंट पे ऊपर? तो बोले ये m1 एंड m2. M1 plus M2 अब वो m1 प्लस m2 तो मास हो जाएगा, मुझे फोर्स की बात करना है, तो क्या होगा? into G. अब मुझे सोच के बताओ कि m1 इज इक्वल टू, हाँ m2 तो हमारा कैपिटल M है, बट m1 इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? 3m/4. वेरी गुड, 3m/4. बिकॉज पूरा जो लेंथ है ना, जो l लेंथ है वायर का, उसका जो मास है ना वो m है.
तो अभी जो नीचे का पार्ट जो है वो उसका लेंथ कितना है, तो बोले 3l/4 है, तो उसका मास कितना होना चाहिए, तो 3l/4 इंटू m/l, तो 3m/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात? यस सर। तो इसका तो आंसर सी आएगा। बट सपोज मान लो कि यहाँ पे लोअर एंड के बदले अपर एंड है, अगर अपर एंड होता फ्रॉम द डिस्टेंस अपर एंड, तो ऊपर से 3l/4 आपको सोचना पड़ता, तो नीचे कितना रहता, L/4। तो l/4, तो फिर क्या आंसर आता, B. तो अपर एंड अगर होता तो योर आंसर विल बी दिस वन। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? Yes, sir. सर। Yes, इज sir. इट अंडरस्टूड? इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके फाइन। So here values of a length and distances, lengths and diameters of a wire of a same material are given. If same mass is suspended at the end, which wire will have the maximum extension? मतलब किसके लेंथ में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब लेंथ किसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा। चलो चेंज इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन द लेंथ के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट याद रखने का टेक्निक सिखाया हुआ है, किसी को याद है? फल नीचे फल नीचे आया भैया। So that was the shortcut for the elongation. Am I right, friends? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है, अच्छा कैन आई से इट इज इक्वल्स टू f/l अपॉन, इन केस ऑफ एरिया आई कैन राइट पाई d/2 द होल स्क्वायर, मतलब d²/4 हो जाएगा, पाई r², बट r इज इक्वल्स टू डायमीटर, यस सर। तो उसका स्क्वायर करो तो d²/4 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनली ये हो जाएगा 4fl अपॉन पाई d² यंग्स मॉडुलस। अब देखो गिवन मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब हुआ क्या हुआ कि सबका यंग्स, देखो यंग्स मॉडुलस जो होता है ना, वो मटेरियल के डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यंग्स मॉडुलस कोई भी मटेरियल का जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कॉपर का यंग, जैसे स्टील का यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब यंग्स मॉडुलस फॉर द गिवन मटेरियल इज फिक्स्ड। और यहाँ पे ऑल द 3 वायर्स आर हैविंग अ सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल का मतलब सबका यंग्स मॉडुलस सेम ही है। फिर क्या लिखा हुआ है, द सेम लोड इज अटैच्ड सस्पेंडेड अ सेम मास, तो मास सेम सस्पेंड किया है तो सब लोड भी सबका सेम लगेगा, माजी F इज इक्वल टू माजी सबका सेम लगेगा। एंड 4 एंड पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो फिर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट इन द लेंथ है दैट इज ओनली डिपेंड ऑन द l/d²। ऐसे बाकी बाकी के सब जो भी पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है तीनों वायर के लिए, इज इट चारों वायर के लिए, इज इट क्लियर? यस सर। तो आपको क्या करना है कि आपको ये चारों ऑप्शन में l/d² फाइंड करना है। तो जिस ऑप्शन का जो l/d² सबसे ज्यादा होगा, आपको l दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, l/d², l/d², l/d² सबका फाइंड करना है। जिसका l/d² सबसे ज्यादा होगा उसका एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए जो है ना, उसमें अगर आप चारों को कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन ए इज हैविंग highest l/d² ratio. So that means delta L is larger for that. So option A is our answer. और ऑप्शन डी अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछा होता ना तो ऑप्शन डी आता। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। तो क्या ये चीज आपको पता चली? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, when 100 Newton tensile force is applied to a rod of 10⁻⁻6 meter square of its area, then the length is increased by 1%. What is the Young's modulus? चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बताओ मुझे।
FL upon my A delta L. तो आपको पता है कि यंग्स इक्वल स्ट्रेस अपॉन तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना दिया है? सो स्ट्रेस भैया आपको पता है कि F/A होता है। F कितना है? तो F बोले 100 न्यूटन है, मतलब 10⁻² न्यूटन है। एरिया कितना है? 10⁻⁻6 है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि स्ट्रेस वी हैव 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? यस सर। इंक्रीमेंट परसेंटेज में है, तो मतलब आपको डेल्टा L/L इंटू 100% दिया हुआ है, मतलब 1%। तो खाली डेल्टा L/L क्या होगा, मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा डेल्टा L/L? तो परसेंटेज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें 0.01. 0.01। परफेक्ट। तो अब दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास अब स्ट्रेन भी है, स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस जो है ना वो 10⁻8 है, स्ट्रेन जो है ना वो 10⁻²। 0.01 का मतलब 10⁻²। तो आपका यंग्स मॉडुलस जो होगा वो 10⁻10 होगा पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ऑप्शन में किसी एक को निकाल दो ना, मतलब दोनों में किसी एक में पावर को चेंज कर दो, जो भी आंसर है। मतलब ये दोनों यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। इज इट क्लियर? यस सर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलो। A composite wire is made by joining end of the two wires of equal dimensions, one of a copper and the other of a steel. When a weight is attached to its end, the ratio of increase in the length is. A composite wire is made by joining ends of a two wire of equal dimensions. देखो दो वायर है, दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। दोनों का लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन सेम है। एक जो है ना वो कॉपर का है, दूसरा जो है ना वो स्टील का है। नाउ वेट इज अटैच्ड एट द एंड। यहाँ पे वेट को अटैच किया हुआ है, राइट? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ? तो फ्रेंड्स देखो कॉपर को एलोंगेट करने के लिए भी ये मास ही रिस्पॉन्सिबल है, स्टील को एलोंगेट करने के लिए भी यही मास रिस्पॉन्सिबल है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कॉपर को एलोंगेट करने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं आएंगे, ये स्टील का वायर प्लस वो मास? सही बात है आपका, 100%। कॉपर को एलोंगेट करने के लिए स्टील प्लस वो मास दोनों काम करेगा, बट यहाँ पे वायर का जो खुद का मास है ना, जो स्टील का वायर का जो मास है ना, वो निग्लिजिबली स्मॉल होता है। वायर बहुत ही मतलब बहुत ही थिन होते हैं, तो उसका मास जो होता है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि भाई कॉपर को एलोंगेट करने के लिए प्लस स्टील प्लस ये मास रिस्पॉन्सिबल है, तो सही है। बट हमने क्या किया है कि स्टील वायर का मास हमने क्या किया है, नेग्लिजिबल कंसिडर कर। निग्लेक्ट, हाँ निग्लेक्ट कर दिया है। तो दोनों को अब ऐसा मान सकते हैं कि दोनों को एलोंगेट करने के लिए वो मास ही रिस्पॉन्सिबल है। मास ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि फल नीचे आया। माय राइट फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. अब दोनों के लिए जो एलोंगेट करने के लिए जो फोर्स है ना वो तो सेम ही है, दैट इज माजी। तो ये फल के बदले हो जाएगा मंगल नीचे। यस सर। मंगल नीचे आया। कौन नीचे आया? मंगल। बट ये मंगू ना वो दोनों के लिए सेम ही है, मंगू। अब दोनों के डायमेंशन सेम है, उसका मतलब कि लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन भी दोनों में सेम ही होगा। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन वो भी सेम है, बिकॉज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि डायमेंशन सेम है। तो फिर क्या, तो फिर ये हुआ क्या, तो फिर ये एलोंगेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तो फिर इट इज 1 बाय वन बाय यंग्स मॉडुलस। वाई। तो फिर डेल्टा एल फॉर कॉपर अपॉन डेल्टा एल फॉर स्टील is equals to a reciprocal of that because it is inversely proportional to that. So y स्टील ऊपर आएगा, y कॉपर नीचे आएगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y स्टील इक्वल्स टू 20/7 y कॉपर, तो y स्टील अपॉन y कॉपर कर दो तो क्या मिलेगा आपको?
20/7। आया बात समझ में फ्रेंड्स? ओके, सर मुझे Yes, पता sir. चला। क्या बोल रहे हो? इज इट अंडरस्टूड? सर क्या बोलो? इसको शॉर्टकट जैसे यूज कर सकते हैं ना, शॉर्टकट। बट ये कब अप्लाई होगा? जब जब वायर के तो कब ये आप अप्लाई कर सकते हो short- जब लेंथ मास सेम। तो जब लेंथ, तीन चीज, जब लोड, diameter मतलब cross sectional area and length, when all these three parameters are same, then you can apply this shortcut. So better not ओके, remember this shortcut, better to remember only the delta L is equals to fall नीचे आया. Okay, is it understood? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8. Rubber ball when taken to the bottom of 100-meter depth take suffer decrease in volume by 1%. What is the bulk modulus? चलो मुझे बल्क मॉडुलस फाइंड करना है भैया, कोई बताएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बल्क मॉडुलस? प्रेशर Stress अपॉन upon डेल्टा वी strain. बाई हाँ, कौन सा स्ट्रेस अपन कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेस। हाँ, उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, हाइड्रोलिक भी बोल सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और आपको पता है कि ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ना, बाकी के सारे नहीं, बट जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ना, वही क्या है? Pressure. मोर प्रिसाइजली इट इज अ चेंज इन प्रेशर, इंक्रीमेंट इन द प्रेशर, याद है ना भैया? यस सर। Yes sir. तो अगर मुझे बल्क मॉडुलस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा, इंक्रीज कितना हुआ प्रेशर वो फाइंड करना पड़ेगा, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको हम पता है, हमने एक न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है कि अगर आप एच, कोई भी लिक्विड के एच डेप्थ पे जाते हो तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होता है? रो एच जी। हाँ, रो जी एच जितना इंक्रीमेंट होता है, तो वो इंक्रीमेंट ही आपको कंसिडर करना होता है प्रेशर में। तो प्रेशर में रो जी एच का इंक्रीमेंट होता है, वही आपको यहाँ पे कंसिडर करना होता है। तो रो जो है ना, वो वाटर का जो डेंसिटी 10⁻³ है, जी आपको लेना है यहाँ पे 10, डेप्थ जो है ना वो 100 दिया हुआ है, तो फाइनली ये हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा भी दिया हुआ है कि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 परसेंटेज वेरिएशन इंटू 100% जो है ना वो 1% है। तो मतलब ये जो स्ट्रेन जो, 10⁻²। तो वो आपका 1% को सिंप्लीफिकेशन करो 0, 0.01. 0.01। हाँ, दैट इज 10⁻²। उसका यूनिट नहीं होता, याद रखना, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर के इक्वेशन में, तो ये प्रेशर है वो 10⁻6 है, वॉल्यूम स्ट्रेन जो है 10⁻² है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁸ पास्कल। दैट इज योर बल्क मॉडुलस। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यंग मॉडुलस ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ? विच कैन नॉट डिफॉर्म। वेरी गुड, विच कैनॉट बी डिफॉर्म्ड, वेरी गुड। डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिसके अंदर आप स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, जिसके अंदर आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर ही, यस सर। ऐसा कह सकते हैं? यस whatsoever you had whatsoever the stress you had given, whatsoever the stress you had provided, but you cannot generate the strain. Okay, तो फ्रेंड्स वैसे यंग्स मॉडुलस क्या होता है? Longitudinal stress upon longitude. हाँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बट आप चाहे कितने भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करो, आप चाहे कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दो, बट strain in the case of the rigid body is always remains 0. So as a strain denominator becomes 0, so Young's modulus tends to Infinite. Infinite. Is that Infinite. friends? Is it okay? Yes sir. यस। So Young's modulus for the rigid body, not only the Young's modulus, but bulk or
shear modulus for the rigid bodies are always infinite. infinite. Very good. But if we deal with the plastic material, तो प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि जो एक बार जिसको हमने डिफॉर्म कर दिया तो वो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आने का ट्राई भी नहीं करेगा, डिफॉर्म ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जो अपने ओरिजिनल स्टेट को रिटेन करने का ट्राई भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसका स्ट्रेस भी जीरो रहेगा। बिकॉज स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। तो उसके अंदर प्लास्टिक बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट ही नहीं होता, बिकॉज वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में ही रहता है, परमानेंट डिफॉर्म्ड हो जाता है वो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस फॉर द प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल for the rigid body the strain is zero, and for a plastic body क्या होगा फ्रेंड्स? Stress is zero. हाँ, उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। For the plastic body stress becomes zero because no restoring force is going to be generated, and hence what happened to the Young's modulus? Zero. जीरो। तो याद रखना है फ्रेंड्स, आपको दो चीज याद रखनी है कि कोई भी रिजिड बॉडी है तो उसका मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉड्यूलाई इलास्टिसिटी जो होता है वो जीरो होता है, नहीं इनफाइनाइट होता है रिजिड बॉडी के लिए, और प्लास्टिक बॉडी के लिए वो ऑलवेज क्या होता है? Zero होता है. जीरो होता है। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.01 10⁵ to 1.168 10⁵, then and its volume is decreased by 10%, then what is the bulk modulus? Okay, so फ्रेंड्स वापस से यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस फाइंड करना है आपको। तो चलो कोई बताएगा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? Change in pressure upon इंक्रीमेंट इन द volume प्रेशर strain. अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ पे प्रेशर मतलब इंक्रीमेंट इन द प्रेशर करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? जो इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना है। तो इंक्रीज कितना होगा, तो बोले कितना इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपको। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो 1.165 में से 1.01 10⁵ को मैंने कॉमन ले दिया, तो ये आपका हो जाएगा 0.155 हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ प्रेशर का। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है, तो बोले 10%, तो कैन आई से 0.1, कैन आई से दिस? Yes, sir. Okay, so now putting both the values in the equation of the bulk modulus, प्रेशर जो मिला वो 0.155 10⁶ मिला अपॉन 0.1, तो भैया ये क्या हो जाएगा? 1.55 10⁶। सिक्स क्यों किया मैंने? 6 क्यों किया? 5 है ना? Yes, sir. 5 ही रहेगा। Is it clear? Yes, sir. है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो question number 11, when a 200 Newton force is applied to an object, its length is increased by 1 millimeter. The potential energy stored in the stored due to this change. तो फ्रेंड्स एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था JEE नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, वो आपके अभी कंटेंट में नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि मान लो कि ये कोई सॉलिड बॉडी है, मेरे सामने देखो, मान लो कि ये कोई सॉलिड बॉडी है, तो उसको मुझे इलोंगेट करना है, तो मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा।
अगर मैंने कुछ वर्क किया, मैंने कुछ एनर्जी दिया, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट। मैंने जो एनर्जी दिया वो कुछ ना कुछ हिसाब से वहां पे स्टोर होगा, कुछ ना कुछ हिसाब से वहां पे वो कुछ अलग एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो मैंने एनर्जी, मैंने जो वर्क कर रहा हूँ, मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ, उसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज बॉडी तो वहां का वहां ही है, बॉडी में मोशन में तो आता नहीं है। तो मैं जो यहाँ पे बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए जो वर्क कर रहा हूँ, जो एनर्जी दे रहा हूँ, वो कहाँ पे जाएगा? तो इट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने जो वर्क किया वो बॉडी के अंदर उसके पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा स्टोर होगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वो वर्क हमको कितना करना पड़ता है, उसका पूरा एक डेरिवेशन है। और वो डेरिवेशन अभी आपका काम का नहीं है, बट जो मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ वो अभी आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम का है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड when you apply the deforming force, and the one body when body gets deformed, then potential energy stored in the body can be given by this formula। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। More precisely, I should say it is a elastic potential energy. So elastic potential is stored in the solid body can be given by half into stress into strain into वॉल्यूम। याद रह जाए ऐसा फॉर्मूला है, कुछ है नहीं, देखो याद रह जाएगा भैया। हाफ into strain into the volume, is that clear? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो वर्क डन टू elongate द बॉडी और एनर्जी stored इन द बॉडी, दैट इज द सेम थिंग। तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हाफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एफ बाई स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एल, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल। तो ये ए एल जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा भैया? हाफ एफ डेल्टा एल। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है भैया 200, डेल्टा एल है, हाँ है ना, 1 मिलीमीटर। चेंज इन द लेंथ, इंक्रीज इन द लेंथ दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.1 बचेगा भैया इन जूल। तो क्या भैया ये समझ में आया आपको पूरा चीज? इज इट ओके? Yes, sir. ओके। एक्चुअल में क्वेश्चन 12 एंड 11 शुड बी हैविंग अपोजिट ऑर्डर। पहले ये 12 आना चाहिए था, फिर उसके बाद 11 आया। देखो वही क्वेश्चन है वापस से। यहाँ देखो क्वेश्चन, वायर इज टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय एल। तो यहाँ पे लेंथ का जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है ना वो उसको एल बोला है, हम जिसको डेल्टा एल बोलते हैं ना, इंक्रीमेंट इन द लेंथ, हम जिसको डेल्टा एल बोलते हैं उसको यहाँ पे एल बोला गया है by applying by the application of the force F। So what is the work done? तो अभी मैंने बात किया आपको, अभी तो बात किया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस into a strain into a volume। बट मैंने अभी उसको प्रूव कर दिया था कि दैट कैन बी रिटन एज अ एफ इंटू डेल्टा एल। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो यहाँ यस डेल्टा एल के बदले सिंबल उन लोगों ने क्या यूज किया है? एल। तो क्या हाफ एफ एल कोई फॉर्मूला है? ये रहा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर Yes. चलो
चलो क्वेश्चन नंबर 13 तो अभी मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या है क्वेश्चन 14 देखो। डायमेंशनली द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी एनी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, किसके एनालॉगस है? सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी इलास्टिक मॉड्यूलस is equals to the dimensional formula of the pressure, and that is also equals to the dimensional formula of stress. Am I right, friends? यस सर। तो किसके इक्विवेलेंट होगा वो? स्ट्रेस। स्ट्रेस। चलो क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L is A, its Young's modulus is Y, and if the wire is behave like a spring, is if the wire is considered to be a spring, then what should be the value of the spring constant, force constant? तो फ्रेंड्स पहले तो एक काम करते हैं, स्प्रिंग का याद करते हैं। तो कोई मुझे बताएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, किसी को याद है? माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। ये भी बता दो कि वेयर एक्स इज व्हाट? कंप्रेशन। कंप्रेशन। कंप्रेशन और एलोंगेशन दोनों चलेगा। कैन आई से इट इज अ चेंज इन लेंथ? यस सर। चलो ये बराबर, ये बताया आपको? यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे जो वायर है ना, उसको मुझे एज अ स्प्रिंग कंसिडर करना है। तो उसका उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो के है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के जो है ना वो फोर्स कांस्टेंट है। तो मुझे ये वायर के लिए मुझे फाइंड करना है। तो चलो अब वायर के लिए बात करते हैं। तो फॉर एनी सॉलिड वायर, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो मुझे बताओ वायर का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो अभी तो मैंने सिखाया हाफ एफ एल। हाफ। ओके, हाफ एफ इंटू एल नहीं लिखना चाहिए, क्या फोर्स इंटू डेल्टा फोर्स इंटू डेल्टा है। डेल्टा? ओके फाइन। बट अभी है ना मेरा जो आंसर है ना वो मुझे देखो वाई के फॉर्म में लाना है, वाई के फॉर्म में। तो मुझे है ना डे वाई के फॉर्म में लाना है। तो फ्रेंड्स यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू आपको पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये आपका एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो फिर एफ के बदले मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ एफ के बदले? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स ये आपका f जो है ना वो वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। तो कैन आई से इट इज अ डेल्टा एल स्क्वायर। अभी अब डेल्टा एल को x बोल दो, इंक्रीमेंट चेंज इन द लेंथ को x बोल दो, तो इसको है ना x बोल दो, और फिर इसको कंपेयर करो, इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर दो। तो वहां पे जहाँ पे k आ रहा है, यहाँ पे वो क्या आ रहा है? वाई बाई क्या आ रहा है भैया? वाई बाई to if we consider the wire as a spring, then a force constant can be given by Ayla. Ayla. It is not the Alia, it is Ayla. Is it okay, friends? यस सर। So now you should remember this as a shortcut. If the wire behave as a spring, then its a spring constant or force constant can be remembered as a Ayla. आइला। It is not the Alia, okay? It is Ayla. आया बात समझ में? यस सर।
वैसे आप यहाँ से भी कह सकते थे, इस इतना ज्यादा नहीं करना था, तो आप यहाँ से भी कह सकते थे। देखो, तो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, तो इसको आप F इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स के साथ कंपेयर कर दो। चेंज इन द लेंथ इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका हो गया के। यहाँ पे ना स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स होता है, तो फोर्स के फॉर्मूला के कंपैरिजन भी से भी आपको के मिल जाएगा। You can also compare the formula of the force in the spring and the wire, then also you get the same answer, Ayla. Is that clear? Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की कंपैरिजन भी कर सकते हो, फोर्स के फॉर्मूला को भी कंपेयर करके आंसर ला सकते हो। दोनों के लिए आपको मिलेगा आइला, आलिया नहीं मिलेगी। ओके, Yes, sir. समझ में आया? Yes. Sir. यस So now come to the last question. In a metal wire, when the 10 Newton force is tensile force is applied, its length becomes मतलब last, उसका last value जो है वो, its length becomes 5.001 meter, and on the application of 20 Newton, its length becomes 5.002, मतलब final length आपको दिया हुआ। What is the original length? तो क्वेश्चन समझ लो एक बार, कि मैंने कोई फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन लगाया, तो उसका फाइनल लेंथ जो हुआ वो 5.001 हुआ। 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसका फाइनल लेंथ 5.002 हुआ। तो व्हाट शुड बी इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसका ओरिजिनल लेंथ मुझे फाइंड करना है। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स जो फाइनल लेंथ है वो हमको दिया हुआ है दोनों केस में, तो उसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, वैसा क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं आप। यस सर ओके फाइन। तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, हमारे पास है चेंज इन, क्या है फॉर्मूला? फल नीचे आ Fal फल नीचे नीचे आया। आया फल नीचे आया, बोगस सिखाया, अपन सिखाया तो है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ये डेल्टा एल के बदले कहना इसे एल डैश माइनस एल, एल डैश इज अ फाइनल लेंथ, एल इज ओरिजिनल लेंथ। तो कैन आई राइट दिस फॉर्मूला इन दिस मैनर? इट्स ओके, इज इट ओके? यस सर Yes, sir. नाउ केस वन। चलो अब केस वन ऐसा है, यहाँ पे लिखते हैं केस वन, excuse me, when you apply force F1, then your final length becomes, let it is L1, let it be the L1। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 minus L is equals to F1L upon AY. Is it okay? Yes, sir. And case number two, when you apply the force F2, your final length becomes L2. Now I should say L2 minus L is equals to F2L upon AY. Is it okay? Yes, sir. अभी काम करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L इज इक्वल्स टू F1 अपॉन F2। देखो वायर तो वही का वही है, तो मतलब ओरिजिनल लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड यंग मॉडुलस विल बी द सेम, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा F1 अपॉन F2। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, तो अभी थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। L1 F2 माइनस LF2 इज इक्वल्स टू L2 F1 माइनस LF1। तो अब ये हो जाएगा L1 F2 माइनस L2 F1 इज इक्वल्स टू LF2 माइनस LF1। तो ये आपका हो जाएगा L1 F2 माइनस L2 F1, L टेकन कॉमन, F2 माइनस F1। तो L को सब जगह इक्वेशन बना दो, L को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो आपका आंसर आएगा F2 L1 F2 minus L2 F1 upon L. F1 L2 अपॉन
F2 minus F1. You can also write this formula as a F1 L2 minus F2 L1. ऊपर उल्टा किया तो नीचे भी उल्टा करना पड़ेगा, F1 minus F2. ये दोनों हिसाब से आप फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए शॉर्टकट है कि अगर आप कोई वायर को F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसका लेंथ बिकम्स, उसका लेंथ जो फाइनल लेंथ L1 होता है एंड F2 फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका फाइनल लेंथ L2 होता है, तो ओरिजिनल लेंथ का ये फॉर्मूला है. तो ये आप एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो. आज मैंने 3-4 शॉर्टकट आपको सिखाए, तो ये भी आप एक याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये 3-4 बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो अभी आप प्रूफ तो मैंने किया है, बट प्रूफ को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये शॉर्टकट याद रखो. यहाँ पे अब फिर ये अप्लाई करते हैं. यहाँ पे F2 का जो वैल्यू है ना, मतलब दूसरा वाला फोर्स वो 20 न्यूटन था, और L1 जो है ना वो 5.001 था, F1 जो था वो 10 था, L2 जो था वो आपको पता है कि 5.002 है अपॉन 20 माइनस 10. तो 20 माइनस 10 मतलब 10 रहेगा. तो ये आपका हो जाएगा ये आपका 100 पॉइंट समथिंग, क्या देखो तो 5.001 into 20 करो तो क्या 100.02 minus 100.02. 50.02 डिवाइड बाई 10. तो 100.02 में से 50.02 निकालोगे तो आपको मिलेगा ओनली 50. तो आपका ओरिजिनल जो लेंथ है ना वो आपका हो जाएगा 5 मीटर. तो 5 मीटर शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 5.02. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर. सो फ्रेंड्स, कुछ अच्छे चॉइसेस्ट क्वेश्चन जो थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 9 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमने डिस्कस किए. मतलब कुल मिला के थ्योरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया. अब यहाँ पे ये चैप्टर मैं एंड कर रहा हूँ. मैं 10th चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ.